20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। फर्जी मार्कशीट से सपना सजाने की तरकीब काम नहीं आई, भेद खुला और आरोपी दबोच लिए गए। तस्वीरें बांसवाड़ा की हैं। कोतवाली पुलिस ने फर्जी अंक तालिका मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार परीक्षार्थियों पर आरोप है कि उन्होंने 12वीं की फर्जी अंक तालिका के आधार पर नर्सिंग कोर्स में दाखिला लिया था। दरअसल राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय और चिकित्सा विभाग की ओर से 2019 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ लोगों ने फर्जी अंक तालिका के आधार पर नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया है। उसी मामले में अब कार्रवाई हुई और 8 महिलाओं समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सर एक्चुअली में क्या होता है कि वर्ष 2019 में 12वीं की फर्जी अंक तालिका लगा के नर्सिंग कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। थाना कोतवाली पर 2019 से मुकदमा दर्ज था, जो इन रोजा बाद अनुसंधान 15 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल के कॉरिडोर में ऑटो, चौंक गए ना, लेकिन चौंकिए मत। ना ये नशे में धुत किसी शराबी की करतूत है और न किसी फिल्म की शूटिंग का सीन। ये उस मजबूरी की बान की भर है जो आम आदमी की किस्मत बन चुकी है। हैरान करने वाली तस्वीरें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल से आई हैं, जहां मंगलवार रात दुर्घटना में घायल मरीज के परिजन घायल युवक को आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन स्ट्रेचर न मिलने की वजह से मरीज के परिजनों ने ऑटो से ही घायल मरीज को इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया। अस्पताल की लापरवाही के कारण एक मरीज को तो निजी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दरअसल बसेड़ी के पिपरियाबास निवासी रवि और उसका जीजा दोनों भरतपुर से मजदूरी करके वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी बछामदी के पास हुए हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को परिजन ऑटो से आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे और स्ट्रेचर न मिलने से मरीज को ऑटो से ही इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया। लेकिन एक मरीज की हालत गंभीर होने पर अस्पताल में मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने उसे निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने भोला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया और रवि का आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। धर्म नगरी जाने वाली ये वो सड़कें हैं जहां दुनिया जहान से श्रद्धालु पहुंचते हैं और बदहाल सड़कों की टीस लेकर वापस अपने शहर अपने घर लौटते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजसमंद शहर की सड़कों की सूरत बदलने जा रही है, जिसके बाद वाहन चालकों को हिचकोले खाने नहीं पड़ेंगे। राजसमंद शहर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और सौगात दी है। मुख्यमंत्री गहलोत की बजट घोषणा और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के प्रयासों से 3,32,59,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ जल्द ही टेंडर जारी करते हुए सड़कों का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। सीएम की सौगात से शहरवासियों के साथ ही वाहन चालकों को भी अब आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी और हादसों में भी कमी आएगी। शहरवासियों के साथ धर्मनगरी राजसमंद आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी राहत मिलेगी। मरुधरा में 2 नदियों को जोड़ने का सपना सच हो गया है। यहाँ झालावाड़ जिले की आहू और चंवली नदी को चैनल लिंक के जरिए जोड़ दिया गया है और इसकी वजह से चंवली डैम लबालब भर गया है। आहू और चंवली नदी के आपस में जुड़ने की वजह से आहू नदी में जो सैलाब था वो चंवली नदी में आ रहा है और कई सालों से खाली पड़ा चंवली डैम छलक उठा है। बताया जा रहा है कि इस डैम में पानी भरने से पिडावा और रायपुर तहसील के दर्जनों गांवों की न केवल प्यास बुझेगी बल्कि पूरे इलाके के किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। आपको बता दें कि इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर केडी सांधू ने 2017 में एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, जिसे तत्कालीन बीजेपी सरकार ने अमल में लाने की मंजूरी दी थी और 4 साल बाद कांग्रेस की सरकार में ये सपना साकार हो गया है। खास बात यह है कि दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 5 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है। ये नहर 8 मीटर चौड़ी और तकरीबन 1.25 मीटर गहरी है और इस प्रोजेक्ट पर करीब 15 करोड़ की लागत आई है। आप में से कई लोगों ने बिजली के पोल पर काम करते हुए लाइनमैन को करंट की चपेट में आकर झुलसते देखा होगा, जान गंवाते हुए सुना होगा। लेकिन अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने हादसों में कमी लाने और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अनूठी पहल की है। विभाग की ओर से राजसमंद जिले में प्रत्येक उपखंड स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
इसी कड़ी में जिले के आमेट कस्बे में कर्मचारियों का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ, जिसमें कर्मचारियों को शपथ दिलवाई गई कि वो बिना सुरक्षा उपकरणों के बिजली के पोल और दूसरे स्थानों पर काम नहीं करेंगे, अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। इस अवसर पर कर्मचारियों को मॉक ड्रिल के जरिए प्रशिक्षण का महत्व भी समझाया गया। आमेट उपखंड के अंदर कार्यशाला का आयोजन किया गया। उसके अंदर सभी कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई गई कि बिना सुरक्षा के उपकरण पहने हुए और बिना अर्थ पर लाइन चेन डाले हुए कार्य नहीं करेंगे। पीपल से पद्मश्री तक का सफर तय करने वाले हिम्मताराम ने बीकानेर के करणी धाम में वृक्षारोपण की अलख जगाई है। लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की है। मानव जीवन को ये धारणा चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में हमेशा जन्म पर पौधारोपण होना चाहिए, उनकी पुण्यतिथि पर पौधारोपण होना चाहिए। अगर कोई बच्चा जन्मता है तो उसके जन्मदिन पर पौधारोपण होना चाहिए। अपील पर अमल कीजिए, क्योंकि जब तक पेड़ कटते रहेंगे कुदरत कहर बरपाती रहेगी। पेड़ लगाकर ही इंसान सुखी जीवन जी सकता है। अपनी दादी माँ की प्रेरणा से 36 साल पहले पीपल का एक पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करने वाले हिम्मताराम भांभू अब तक 5 लाख पौधे लगा चुके हैं, विश्व के सामने मिसाल बना चुके हैं। पौधरोपण के प्रति समर्पित कर्मठ सेवा भाव के लिए भांभू को 2020 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उनके लगाए गए 5 लाख पौधों में से 3.5 लाख पौधे विशाल पेड़ बन चुके हैं। कि ये जो कोरोना महामारी है और है ये स्थिति जो फैली, ये एक प्रकृति के साथ छेड़खानी हुई और प्रकृति का भारी प्रकोप हुआ। और अब देख लेते हैं राष्ट्रीय जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। मथुरा की सांसद और विख्यात फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सीधी बात के लिए जानी जाती हैं और यही सीधी बात उनके विपक्षियों को बैठे बिठाए मुद्दा दे देती है। बंदरों की समस्या पर सांसद हेमा मालिनी ने फिर ऐसा बयान दे दिया जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले चर्चा का सबब बना उनका बयान सुनिए। बंदर की समस्या की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है और जब तक कचरा सब निकालेंगे नहीं ये रहेगा। तो कचरा निकालने वाला जितने भी लोग हैं वो आई थिंक मेरे ख्याल में सारे के सारे अगर दिल लगा के काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। दरअसल मथुरा की सांसद और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी से शहर के पार्षद और कुछ लोगों ने उनके निवास पर मुलाकात की थी और उनसे बंदरों की समस्या से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई थी। इस पर सांसद ने जो कहा उससे वो भौचक्के रह गए। लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि हेमा ने चुनाव के समय मंकी सफारी बनाकर उत्पाती बंदरों से निजात दिलाने का भरोसा दिया था। मंकी सफारी तो नहीं बनी, हाँ लोगों पर काम न करने का ठीकरा फोड़कर अपना पल्ला झाड़ रही हैं। सड़क पर सरेआम भिड़ंत, ईंट से प्रतिपक्षी पर प्रहार और अचूक वार के प्रहार से जमीन पर गिरा घायल। तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद से आई हैं। एक मामूली सी मोटरसाइकिल और साइकिल की टक्कर ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्षों ने मौके पर अपने अपने लोग बुला लिए। इसके बाद सड़क पर जो रार ठनी उससे राहगीरों ने अपने मोबाइल में कैद किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे दोनों गुटों में जमकर हाथापाई हो रही है। मामला फिरोजाबाद के थाना उत्तर के टोपापेट का है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन इस हाई वोल्टेज मारपीट ने पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। दोनों ओर से कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। थाना उत्तर जनेसर रोड पे घटना हुई जिसमें मारपीट हुई आपस में और इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा थाना उत्तर पे और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से अपनी मान्यता को लेकर इंतजार कर रही छत्तीसगढ़ के महासमुंद मेडिकल कॉलेज की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम ने महासमुंद मेडिकल कॉलेज का सरप्राइज विजिट किया है, जिसके बाद एनएमसी के दायरे में आने से 2 बार चूकने वाली महासमुंद मेडिकल कॉलेज को इस बार मान्यता मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। महासमुंद मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकल काउंसिल के नॉर्म्स के मुताबिक तैयारियों का जायजा लेने सोमवार को एनएमसी की टीम ने कॉलेज का निरीक्षण किया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को महासमुंद मेडिकल कॉलेज पहुंची टीम के सदस्यों ने मेडिकल कॉलेज में बेडों की संख्या, लाइब्रेरी, फैकल्टी, लैब सहित कॉलेज बिल्डिंग का इंस्पेक्शन किया।
एनएमसी की टीम के आने की खबर मिलने के बाद संसदीय सचिव चंद्राकर ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर टीम के सदस्यों के साथ ही मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पी.के. निगम से मुलाकात की और आवश्यक जानकारी ली। एनएमसी का जो निरीक्षण है ये एलओपी के लिए है, लेटर ऑफ परमिशन बोलते हैं इसको, जिसमें कि हमने 100 सीटों की डिमांड करी है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के लिए, 100 बच्चों को एडमिशन जिसमें दिया जा सके। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में बने ट्रॉमा सेंटर को जल्द शुरू करने की मांग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को ट्रॉमा सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया था। पूरी तरह बनकर तैयार इस ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन सप्लाई का पॉइंट हर जगह दिया गया है, पर जरूरत है इस ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स और जरूरी इक्विपमेंट के, ताकि जल्द से जल्द इसे शुरू किया जा सके। इसकी शुरुआत से मोकामा के लोगों को इलाज के लिए बाढ़ या पटना नहीं जाना पड़ेगा। ये ट्रॉमा सेंटर 10/8 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल उद्घाटन किया था। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ट्रॉमा सेंटर का, भवन पूरा निर्माण हो चुका है, लेकिन समस्या है कि मशीन नहीं है और डॉक्टर नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले यहाँ डॉक्टर, नर्स और मशीन भेजे, ताकि मोकामा वासी इस ट्रॉमा सेंटर का लाभ ले सकें। आपने वाटर बैंक का नाम सुना होगा, फूड बैंक के बारे में भी जानते ही होंगे, मगर क्या सैनिटरी पैड बैंक की आपको जानकारी है? नहीं ना? तो चलिए इसके बारे में आज जान लीजिए। अभिषेक शुक्ल की अगुवाई में संगम नगरी के युवाओं की टोली ने बेटियों की स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। इसके लिए उन्होंने सैनिटरी पैड बैंक बनाया है, जिसमें सैनिटरी पैड जमा किए जाते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को निःशुल्क दिया जाता है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बच्चियों और गरीब महिलाओं के लिए प्रयागराज में अनोखा बैंक खोला गया है। दरअसल ये कोई बैंक न होकर बल्कि सैनिटरी पैड का ये बैंक है और इस बैंक की शुरुआत 1 जनवरी 2021 को हुई है और इस मुहिम से अब तक 300 से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों को जोड़ा जा चुका है। इसमें भी उसी तरह से खाता खुलता है, एक फोटो और एक आधार कार्ड के साथ ही। इससे पहले अभिषेक शुक्ल शहर की गंदी बस्तियों में शिक्षा की लौ जला चुके हैं। इसके बाद जरूरतमंद लड़कियों की सेहत की फिक्र ने उन्हें पैडमैन बना दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पुलिसकर्मियों को छुट्टी अब ऑनलाइन मोड में मिलेगी। जी हां, मोबाइल ऐप के जरिए पुलिसकर्मी अपनी छुट्टी का आवेदन कर सकते हैं। इससे पुलिसकर्मियों को छुट्टी के लिए अब दफ्तर के या पुलिस लाइन के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दरअसल पुलिस कमिश्नरेट लीव एप्लीकेशन ऐप खरीदने जा रही है, जिसके तहत पुलिसकर्मी अब मोबाइल ऐप के जरिए ही छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोमवार को पुलिस कमिश्नर ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर और डीसीपी हेडक्वार्टर के साथ एक बैठक में निर्णय लिया। इस लीव एप्लीकेशन ऐप के जरिए 20% पुलिसकर्मी एक बार में ही छुट्टी ले पाएंगे। इसके अलावा 3 दिन की छुट्टी थानेदार सीधे दे सकेंगे। इससे ज्यादा की छुट्टी एसीपी और संबंधित अधिकारी पुलिसकर्मियों को दे सकेंगे। वहीं इस एप्लीकेशन में छुट्टी के लिए आवेदन करने के बाद उसका निस्तारण 24 घंटे के अंदर ही किया जाएगा। इसके अलावा इमरजेंसी लीव का कॉलम भी इस एप्लीकेशन में अलग से बनाया गया है, जहां पुलिसकर्मियों को कुछ दस्तावेज भी अटैच करने होंगे। इस ऐप के जरिए पीएनओ नंबर डालने पर पुलिसकर्मियों का पूरा डेटा अधिकारी के सामने आ जाएगा। गंगा नदी की उफनती धारा में डूब रही है जिंदगी। विकराल सैलाब ने कर दिया है बुरा हाल। मझधार में गंगा का भंवर इतना तेज है कि उसमें फंसा ये शख्स अपनी जिंदगी बचाने के लिए बार बार हाथ पांव मार रहा है। तभी उसी धारा के बीचों बीच से गुजर रही इस नाव पर सवार यात्रियों की नजर पानी के बीच डूब रहे और उतर रही इस जिंदगी पर पड़ी। पल पल गुजरता जा रहा था, जिंदगी और मौत का फासला घटता जा रहा था। गंगा नदी की मचलती धारा में फंसे इस ग्रामीण ने तभी पूरा जोर लगा दिया तो ये नाव भी देवदूत बनकर उसकी ओर बढ़ने लगी। इस जद्दोजहद के बीच धीरे धीरे दूरी घटने लगी और वो पल भी आया जब ये नाव उस शख्स के बेहद करीब पहुंच गई। फिर मांझी ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर ये ग्रामीण उस कश्ती पर सवार हो गया जो उसकी जिंदगी बचाने के लिए ही गंगा नदी पर हिचकोले खाती हुई उसके करीब पहुंची थी। झारखंड के सिमडेगा को अब आपदा में एनडीआरएफ का इंतजार नहीं करना होगा। आपदा से निपटने के लिए जिले के पास अपनी टीम होगी। एनडीआरएफ की टीम सिमडेगा में युवाओं की टीम तैयार कर रही है। सिमडेगा जिला प्रशासन की पहल पर रांची से आए एनडीआरएफ की टीम ने 40 युवाओं को उफनती नदी और डैम से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की ट्रेनिंग दे रही है।
दरअसल सिमडेगा में पिछले वर्ष बानो थाना क्षेत्र में उफनती कोयल नदी में एक मछुआरा अचानक पानी बढ़ने से फंस गया और एक चट्टान के सहारे बचा रहा। तब प्रशासन के प्रयास से एनडीआरएफ की टीम सिमडेगा आई और मछुआरे का रेस्क्यू किया, लेकिन एनडीआरएफ की टीम के पहुंचते तक मछुआरा करीब 17 घंटे तक लहरों में फंसा रहा। इसके बाद इसी वर्ष शहर का एक युवक डैम में डूब गया था। इसमें भी एनडीआरएफ की कमी महसूस की गई थी। एनडीआरएफ की टीम घटना के दूसरे दिन यहां पहुंची और डैम से युवक की लाश निकाली। एनडीआरएफ सिमडेगा में होती तो शायद युवक बच जाता। उल्लेखनीय है कि सिमडेगा में 3 बड़े डैम, दर्जनों छोटे डैम और कई नदियां हैं, जिसमें अक्सर लोग जाते रहते हैं और लहरों में फंसते रहते हैं। आपदा के दौरान स्थिति को संभालने के लिए सिमडेगा जिला की ये पहल निश्चित ही सराहनीय है। झारखंड के दूसरे जिलों में भी ये पहल हो तो आपदा में किसी की जान नहीं जाएगी। झारखंड के गढ़वा का धुरकी प्रखंड इन दिनों अपराधियों के आतंक में सांस लेने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ का खुस्तर अंसारी इस इलाके के लिए सिरदर्द बन गया है। योजनाओं में लेवी मांगना हो, अपहरण करना हो या फिर योजना स्थल पर फायरिंग करनी हो, खुस्तर इन तमाम घटनाओं को अंजाम देता है, जिसके चलते यहाँ के ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीणों ने इस कुख्यात अपराधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। थाना क्षेत्र के खाला गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि वो अपराधियों के साथ नहीं बल्कि पुलिस के साथ हैं और अपराध मुक्त समाज चाहते हैं। हम लोग के द्वारा निर्णय यही लिया गया है कि खुस्तर अंसारी एक अपराधी है और अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी है और अपराधी का कोई जात कोई धर्म नहीं होता। अपराधी किसी का लड़का, किसी का बेटा, किसी का भाई नहीं हो सकता। अपराध की बढ़ती घटनाओं से इस इलाके के लोग अपने आप को अशांत महसूस कर रहे हैं। इस इलाके में लगातार हो रही घटनाओं पर पलामू के डीआईजी भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने योजना पर काम कर रही कंपनी को सुरक्षा तो प्रदान की है, तो अपराधी को पकड़ने के लिए भी अभियान चला रखा है। जम्मू कश्मीर में हॉकी की संस्कृति को फिर से जीवित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर हॉकी फेडरेशन ने रामबाग क्लब के साथ श्रीनगर में हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत की। सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब के नाम पर शुरू किए गए इस टूर्नामेंट में 50 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजकों ने बताया कि श्रीनगर के गिंडून स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस तरह के टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन हो रहा है। पहले दिन खेले गए एक मैच में हॉकी खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। ये मैच श्रीनगर के विक्रम क्लब और बारामूला के जगजीत क्लब के बीच खेला गया, जिसमें जगजीत क्लब ने जीत हासिल की। आयोजकों ने बताया कि कोविड के कारण खेलों से दूर युवाओं को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में ये टूर्नामेंट बेहद ही अहम साबित होगा। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग ने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स करने की, कम नहीं होना चाहिए पेस में, और लेकिन उसके लिए हम चाहते हैं कि लोग भी थोड़े कोऑपरेटिव रहे एंड मोर यूथ एंड चिल्ड्रन शुड कम एंड पार्टिसिपेट इन प्लेइंग हॉकी। पूरे केरल में इन दिनों ओणम की धूम है। केरल के सबसे मुख्य त्योहार का उल्लास त्रिशूर के स्वराज ग्राउंड में देखने को मिला, जहां बाघ और शिकारी का रूप धारण कर कलाकारों ने ढोल और पारंपरिक वाद्यों की थापों पर जमकर नृत्य किया। संगीत की गूंज और पैरों में बंधे घुंघरुओं की आवाज और उस पर बाघ बने कलाकारों का मोहक नृत्य, पूरे माहौल पर मस्ती छा गई। ओणम के 10 दिनों के त्योहार के दौरान किया जाने वाले इस नृत्य को कडुवल्ली के नाम से जाना जाता है। इस नृत्य में भाग लेने वाले कलाकार चमकीले पीले, लाल और नारंगी रंग के बाघों के रूप में खुद को रंगते हैं और चेंदा, थकिल और उडुक्कू जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचते हैं। इस नृत्य मेले का आयोजन हर साल त्रिशूर जिले के स्वराज ग्राउंड में आयोजन होता है, जहां अनेक रंगों और मुकुटों में सज धज कर लोग जमा होते हैं। इस समारोह में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी पूरे उत्साह से भाग लेते हैं। इस लोक कला का मुख्य विषय है बाघ का शिकार, जिसमें कलाकार बाघ और शिकारी दोनों का स्वांग करते हैं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। दक्षिणी अमेरिकी देश पराग्वाय से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की भीषण लपटों में घिर गया। बताया जाता है कि पड़ोसी देश बोलीविया के जंगलों से ये आग भड़की और ऐसी भड़की कि उसने पराग्वाय में तबाही मचानी शुरू कर दी। हालात इस कदर बिगड़े कि इसे बुझाने में दमकल कर्मियों के दम फूल गए। आग में पराग्वाय की राजधानी असुनसियोन के पास के जंगल का एक बड़ा हिस्सा लपटों में घिरा दिखा, जबकि आसमान में कई फीट तक उठता धुआं
जंगल में धधकती लपटों की गवाही देता नजर आया। धुआं भी इतना घना कि ऐसा लगा मानो उस इलाके में बादल ही छा गए हों। जंगलों में फैलती आग की वजह से वहां के रिहायशी इलाकों पर भी खतरा मंडराने लगा। जंगलों के आसपास पुलिस की तैनाती कर दी गई ताकि हाईवे को जितना जल्दी हो सके खाली करवाया जा सके, क्योंकि जंगल में भड़की आग सड़क के पास पहुंच गई और उधर से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए खतरे का सबब बन गई। जंगल की आग को बुझाने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर भी लगाए गए। इसके साथ ही जंगल के पास बने मकानों को भी खाली करवा दिया गया। चीन में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ ने कई प्रांतों में फिर तबाही मचा दी। बाढ़ से बेहाल लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव का काम भी जोर शोर से चलाया जा रहा है, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से उफान पर आई नदियां सब कुछ तबाह करने पर आमादा दिखाई दे रही हैं। शैनदोंग प्रांत से आई तस्वीर में नदी का पानी पूरी रफ्तार के साथ रिहायशी इलाकों में दाखिल होता दिखाई दिया। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां रफ्तार से दौड़ा करती थी, उन पर बाढ़ के पानी का कब्जा दिखा। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में वहां हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसने दुकानों और मकानों में घुसकर लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी। रिहायशी इमारतों में घुसे पानी को निकालने के लिए बड़े बड़े पंपों की मदद लेनी पड़ी। कुछ ऐसी ही तस्वीर सांशी प्रांत से भी सामने आई, जहां नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। बाढ़ से जूझ रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए राहत टीमें मोर्चा संभाले नजर आई। ब्राजील के साओ पाउलो के बायो प्रिजर्व पार्क में आग भड़कने से पार्क का आधा हिस्सा जलकर राख हो गया। आग इतनी फैल चुकी है कि 2 दिन की कोशिशों के बाद भी बुझाई नहीं जा सकी है। पार्क के चारों ओर बस आग ही आग दिखाई दे रही है। आग बुझाने के लिए 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों को मैदान में उतारा गया, जिन्होंने आग बुझाने में पूरी ताकत झोंक दी। वहीं एक हेलीकॉप्टर भी झील से पानी निकालकर आग पर काबू पाने की कोशिश करता दिखाई दिया। इस बीच हैरान करने वाली ये बात सामने आई कि बायो प्रिजर्व पार्क में लगी ये आग कुदरती नहीं बल्कि लोगों की लापरवाही का नतीजा है। असल में वहां के लोग अक्सर रात के समय हॉट एयर बैलून आसमान में छोड़ते हैं। ऐसा ही एक हॉट एयर बैलून आसमान में कुछ लोगों ने छोड़ा, जो साओ पाउलो के इसी पार्क में उतरा और इस बैलून से निकली चिंगारी से पार्क में आग लग गई। ये पहली बार नहीं है जब ये बायो प्रिजर्व पार्क हॉट एयर बैलून की चपेट में आया हो। 4 साल पहले भी इस पार्क का 10% हिस्सा इसी तरह की घटनाओं से जलकर राख हो गया था। हिंदुस्तान